साथियों, मैं आपका अपना पुनीत जैन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इस बार यूसीए उदयपुर कोचिंग अकादमी, जो उदयपुर के लब्ध प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा उदयपुर और बाहर के बच्चों के हित में भी बनाई गई है। मैं बात करूँगा इंग्लिश की, कंपटीशन इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। ऑल अबाउट इंग्लिश मैंने सामने लिखा है और आज मैं बिल्कुल जनरलाइज्ड बात करूँगा। मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात भी करूँगा आगे जाकर, और आने वाले समय में हम जब लाइव क्लासेस लेंगे तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर एम्फेसिस होगा। वो सब चीज़ें बात की बात है। फ़िलहाल बोर्ड आपको नज़र आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आप जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे, आपकी बॉडी मूवमेंट होगी तो दिमाग भी मूवमेंट होगा। तो अगर आप लिखते भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में भी बड़ी एनर्जी फील होगी। मैंने लिखा है ऑल अबाउट इंग्लिश। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर विश्व में दिए जाएँ और स्पेशली भारत में दिए जाएँ तो लगभग यही सभी टॉपिक, यही सभी पैटर्न्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बैंक एग्ज़ाम की बात कुछ और होती है, थोड़ा डिफरेंट आता है। एसएससी एग्ज़ाम की बात करें तो थोड़ा और डिफरेंस आ जाता है। राजस्थान के एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ और डिफरेंस आ जाता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यही एग्ज़ाम के पैटर्न है, यही एग्ज़ाम के टॉपिक्स हैं। तो हम बात करना शुरू करते हैं। मैंने नीचे टॉपिक्स लिखे हैं, ये आप भी लिख लीजिए, है ना। ज़िंदगी भर अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो भी यही पढ़ना है, पर ज़िंदगी भर नहीं पढ़नी। फिलहाल तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होना है। तो मैंने यहाँ पर नीचे टॉपिक्स मेंशन किए हैं, ऊपर पैटर्न मेंशन किए हैं। किसी दूसरे सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये आसानी होती है कि हम अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ गया। जबकि इंग्लिश में ही होता है कि कई बार जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि हमें टॉपिक पढ़ना है, पैटर्न पढ़ना है। कई बार वो इंटरनेट पे तलाशता है, वो देखता है मॉडल टेंस और ये सब लिखे हुए हैं, वो एक किताब खरीद के ले आता है, उसको पैटर्न की कोई जानकारी नहीं होती और वो सफल नहीं हो पाता है। कई बार वो सीधे पैटर्न के ऊपर मेहनत कर लेता है, वो एरर डिटेक्शन पढ़ लेता है। कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई एरर डिटेक्शन पढ़ना है मेरे को, तो उसे ये नहीं पता होता है कि एरर डिटेक्शन के मायने क्या हैं। चल अब देखिए, इधर मैंने लिखा है एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम एंड अदर। ठीक है। और नीचे मैंने लिखा है मॉडल्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिटरमिनर्स, कंडीशनल, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, इडियम, फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी, सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स। इसमें ए टू जेड इंग्लिश को कवर करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट मैंने बात की एरर डिटेक्शन। किसी एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ सकते हैं, 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, एसएससी मेंस तक जाएं 200 भी आ सकते हैं। परंतु मैं एक आइडियल फीचर मान के चलता हूं, मैं मान के चलता हूं कि भाई 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 to 50 क्वेश्चंस अगर किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो मेनली एरर डिटेक्शन से हम मान सकते हैं 5 to 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चन मान लिए, 10 मान लिए। और अगर ग्रामर की बात की जाए तो शुरू के ये जो 3 पैटर्न मैंने लिखे हैं वे सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन की। एग्जाम में अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है तो वो ग्रामर के किसी भी टॉपिक से आ सकता है। ये जो नीचे मैंने मेंशन किए हैं सारे टॉपिक्स, उनमें से किसी भी टॉपिक से वो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो मॉडल से भी आ सकता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आ सकता है, वो कंडीशनल से भी आ सकता है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात आपको नोटिस करनी है, हमें टॉपिक पे भी एम्फेसिस करना है और हमें पैटर्न पे भी स्ट्रेस डालना है, और दोनों की पैरेलल स्टडी हमें करनी है ताकि हम एग्जाम में निपुणता के साथ प्रश्न का उत्तर दे सकें और सफलता के शिखर तक पहुंच सकें। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन लूंगा और एक एक टॉपिक से लेता हुआ जाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। और आने वाली क्लासेस में यही हमारा सिलेबस है जिसको हम यहाँ कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और आपको भी घर पे पढ़ना है तो यही सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है ना, पर टुकड़ों टुकड़ों में ना करके हमें कंपोजिट वे में स्टडी करें तो सफलता हासिल हो जाएगी। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एरर डिटेक्शन का, जो मैं ले रहा हूँ मॉडल से, और जो मैं आज की क्लास में क्वेश्चन ले रहा हूँ वो उस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हालिया एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है। तो हालिया एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ ताकि कम से कम आप आज की क्लास से भी 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो, है ना। आगे बढ़ना है उसके लिए एक दिमाग में माहौल भी क्रिएट हो, एक सेंसेशन क्रिएट हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हम ले रहे हैं एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन और टॉपिक हमारा है मॉडल। ठीक है। वर्क हार्ड, लेस्ट,
सेंटेंस लिया है, आपको नजर आ रहा है। एरर डिटेक्शन में होता यह है कि किसी भी ऐसे छोटे या बड़े सेंटेंस के पार्ट्स कर दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ इस सेंटेंस का पार्ट कर रहा हूँ, पार्ट कैसे भी कर सकते हैं। वर्क हार्ड मैंने कर दिया, ठीक है, लेस्ट यू कैन पे कर दिया, कैसा भी कर सकता हूँ मैं पार्ट, फेल कर दिया और अगेन कर दिया, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन में होता यह है कि अलग अलग टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को ही हम ऑप्शन बना देते हैं। ये हमारा ए है, लेस्ट यू कैन हमारा बी है, फेल हमारा सी है और अगेन हमारा डी है। और अगर हम चाहें ई ऑप्शन तो हम ले सकते हैं नो एरर। प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ग्रामेटिकल एरर एक ही होगी और उसी एरर को हमें पकड़ना है, और जिस पार्ट में एरर है वही हमारा आंसर है। हमें अलग से उसको कोई करेक्ट नहीं करना है ना, ठीक है। हमें दो एरर भी नहीं तलाशनी है, फिलहाल जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, उसमें एक ही एरर तलाशनी है। और अगर लगता है कोई एरर नहीं है तो नो एरर भी हो सकता है। ये आपके सामने ई ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कौन से पैटर्न के ऊपर है, एरर डिटेक्शन के ऊपर है। बट अगर टॉपिक की बात की जाए तो ये कौन सा टॉपिक है, मॉडल्स, है ना। अच्छा, एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा कि मॉडल्स का क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जब हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो हमारे को ए टू जेड ये जो हमारे सारे टॉपिक हैं इनका हमको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट जब हम खुद स्टडी कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, कोई बेसिक कोई नींव तो होनी चाहिए जिसके ऊपर हम अपनी मंजिलें खड़ी करती जाएं, है ना। तो हमें ये सारे टॉपिक्स का नॉलेज पहले होना चाहिए, फिर हम उस एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप सीधे इस क्वेश्चन को एरर डिटेक्शन को करोगे और ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती है। बट अगर आपने सिर्फ मॉडल्स ही पढ़ा, मॉडल्स पढ़ते गए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, सब आपका क्लियर है, बट आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो भी सफलता आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। फिलहाल आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है और टॉपिक आपका क्या है, मॉडल है। आप डायरेक्टली एरर बता सकते हो क्योंकि मॉडल तो हमको एक ही दिख रहा है, कैन। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ ये समस्या आ सकती है कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। अब पढ़ा ही नहीं, उसी को हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, पर फिलहाल कम से कम आज की क्लास में एक बेस तो तैयार हो, है ना, और एक एक रूल तो कम से कम सीख के जाना, ठीक है ना। तो आज हम बेस तैयार कर रहे हैं। यहाँ जो एरर है वो हमारी बी पार्ट में है। यहाँ कैन नहीं आना चाहिए, कैन के स्थान पर क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल अगेन। अब सवाल उठा, शुड क्यों आना चाहिए और बाकी चीज क्यों नहीं आनी चाहिए, है ना। और लेस्ट का मतलब क्या होता है, कई लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है। कई लोग इसको लीस्ट पढ़ लेते हैं, LEAST, लीस्ट एक डिफरेंट वर्ड है, LIST लिस्ट वापस अलग है। हमारा जो शब्द है लेस्ट, अगर आपको लेस्ट का मीनिंग नहीं पता तो सिंपल आप इंग्लिश के दूसरे शब्द अदरवाइज से उसका मीनिंग ले सकते हैं, या एक और शब्द होता है एल्स। LEST लेस्ट का मीनिंग होगा अदरवाइज या एल्स। और हिंदी में हम देखें तो चार हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं जो LEST लेस्ट के मीनिंग को डिफाइन करते हैं। तो हमारा लेस्ट का मीनिंग हिंदी में हुआ अन्यथा, नोट कर लेना। लेस्ट का मीनिंग हमारा हुआ अन्यथा, नहीं तो, वरना, कहीं ऐसा न होगी, ठीक है। तो मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि अच्छे से पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से फेल हो जाओ या आप फेल हो जाओ, या कड़ी मेहनत कर लो ताकि जीवन में सफल हो सको, तो मैंने इस तरीके से एक्सप्रेस दिया है, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वापस से फेल हो जाएं, ठीक है। अब ग्रामेटिकल रूल हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मॉडल्स में, ठीक है। तो हम जब मॉडल्स में ग्रामेटिकल रूल पढ़ेंगे तो हम सारे मॉडल पढ़ेंगे, 11 + 2 करीब 13 मॉडल हैं जिनको हमें ढंग से पढ़ना है। वहाँ हम शुड को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। बट फिलहाल एक रूल आज जीवन भर के लिए दिमाग में सेट कर लीजिए कि लेस्ट इज अनएक्सेप्शनली फॉलोड बाय मॉडल शुड एंड शुड नथिंग एल्स। लेस्ट के बाद हमें जो प्रेफर करना है वो क्या प्रेफर करना है, शुड प्रेफर करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, एरर डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे बी पार्ट में एरर है तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। और अगर यहाँ पर कैन के स्थान पर अगर शुड होता, कैन के स्थान पर शुड होता तो हमारा नो एरर हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ई ऑप्शन हम लगा देते। अच्छा, यहाँ पर हम ये देखें, ये जो कैन है ये नहीं होता, और क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स स्टाइल में पूछा जाता। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपका सेम क्वेश्चन बनेगा, ये आपके जो मैंने बनाए हैं वो नहीं बनेंगे। यहाँ पर एक ब्लैंक है और 4 ऑप्शन, जैसा कि आपने एग्जाम दिए हैं, 4 ऑप्शन आ जाते, कैन आ जाता, मस्ट आ जाता,
शुड आ जाता और नन आ जाता। तो उस समय हमको ये देखना था कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाते हैं? रूल आपके दिमाग में सेट है कि लेस्ट के बाद क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए। हो सकता है आपको प्रथम दृष्टि है नहीं जमे कि भाई जम नहीं रहा है सेंटेंस, कि कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना। और जाओगे के लिए शुड लगाना, क्योंकि हमारे दिमाग में माइंड सेट होता है कि शुड जो आता है वो जनरली चाहिए के लिए आता है। वो सब रूल पढ़ेंगे, बट चाहिए के अलावा भी तो शुड का यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल जो आमतौर पर हम नहीं पढ़ते हैं वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर फिलिंग द ब्लैंक्स स्टाइल में भी क्वेश्चन आता तो हमें यही रूल ध्यान रखना था। एरर डिटेक्शन में आता तो भी हमें रूल तो यही ध्यान रखना है, उसके पैटर्न को समझना है। और सेंटेंस करेक्शन के भी मैं आगे बात करूंगा, इसी क्वेश्चन को हम आगे बना सकते हैं। फिलहाल मैं आगे भी बढ़ता हूं ताकि हम थोड़ा सा ज़्यादा सीख सकें आज की क्लास में। ये जस्ट एक इंट्रो है। अभी हमने क्वेश्चन लिया एरर डिटेक्शन का और टॉपिक लिया मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स की हम 5-6 क्लास में अच्छे से स्टडी करेंगे, एक एक मॉडल कवर करेंगे। एग्जाम में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स तक मान सकते हैं। ये जो पोर्शन होता है ये जनरली ग्रामर सेंट्रलाइज्ड होता है किसी भी एग्जाम में, है ना। और जो हम ग्रामर पढ़ते हैं वो मेनली इन्हीं टॉपिक्स में काम आती है। नीचे के जो ज़्यादातर टॉपिक होते हैं वो जो बेस्ड होते हैं वो वोकेबलरी बेस्ड होते हैं और हमारी कंप्रीहेंशन स्किल के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एरर डिटेक्शन का पैटर्न है और टॉपिक मेरा क्या है? टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, है ना। टेंस तो आप पढ़ते ही हो, नया और ऐड किया है सीक्वेंस ऑफ टेंस, है ना। ये कोई टॉपिक नहीं है, वो टेंस का ये पार्ट मान सकते हैं। इसका मैं एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ और आप कोशिश करना, एक बार आप भी दिमाग में गैस करना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। He thanked me for what I, चलो इसको मैं ऑप्शन स्टाइल में दे देता हूँ। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, He thanked me for what I और डैश डैश छोड़ा, ठीक है। उसी को मैं बाद में एरर का बना दूंगा। पहले मैं ऑप्शन स्टाइल में, फिलिंग द ब्लैंक्स स्टाइल में क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं आपको सामने 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। He thanked me for what I dash dash, है ना। अब जब एग्जाम की बात करें तो सेंटेंस में ग्रामेटिकल रूल देखें, बट थोड़ा अर्थ को भी पकड़ें। जब तक लैंग्वेज में अर्थ को नहीं पकड़ेंगे, लैंग्वेज क्या है? अर्थ और सामने वाले तक हमारी अभिव्यक्ति को पहुंचाने का माध्यम है। और हम बिना अर्थ पकड़े सिर्फ रूल्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा आनंद के साथ, उत्साह के साथ, थोड़ा रस लेके अगर आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज चुटकियों में निकलेगा, ठीक है। तो ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। जो हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, तो बहुत अच्छी बात है, सभी का स्वागत है यहाँ और सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट, है ना, उसने धन्यवाद दिया और ऐसा कुछ आता रहा है जो मैंने किया उसके लिए, व्हाट आई डैश डैश, है ना। 4 ऑप्शन मैंने दिए, हैव डन, हैड डन, विल डू, मस्ट डन। थोड़ी बहुत ग्रामर आती है तो मस्ट डन तो हो ही नहीं सकता है, मॉडल के बाद कभी इस तरीके से थर्ड फॉर्म नहीं आती है, सीधे सीधे फॉर्मेट में नहीं आती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज पकड़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं टेंस में वो पास्ट से रिलेटेड आते हैं, है ना। यहाँ जो टेंस का है पास्ट से रिलेटेड कंसेप्ट होता है। और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया कुछ कुछ सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस कोई अलग चीज़ नहीं होती है। जब हम 2 क्लोजेज या सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं और 2 क्लोजेज में सेंटेंस होता है, वो आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस होता है, ठीक है। तो ही थैंक मी फॉर व्हाट आई हैव डन, हैड डन, विल डू। पास्ट की बात चल रही है, विल मुनासिब नहीं है ना, ठीक है। अब बात चली हैव डन और हैड डन। और मैंने जब अपनी प्रैक्टिस की तो उसमें ज़्यादातर नोटिस किया कि ज़्यादातर बच्चे हैव डन लगा देते हैं। उनको लगता है उसने धन्यवाद दिया जो मैंने किया है ना। वो कई बार हम सीधा सीधा हर चीज़ का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, बट नहीं, चूंकि हम पास्ट में चलें, एक कंसेप्ट को पकड़ना, वो पूरी ग्रामर में आपके काम आएगा, पूरे एग्जाम के पेपर तक आपके काम आएगा। यहाँ थैंक, धन्यवाद देना, इसकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होने के मायने ये है कि बचा हुआ आधा हिस्सा भी किस में होगा? पास्ट में ही होगा ना। तो अगर हम हैव डन लगाते हैं तो वो उपयुक्त नहीं है, हमें जो लगाना होगा हैड डन, ना। उसने मुझे धन्यवाद दिया जो कुछ मैं कर चुका हूँ, है ना। हाँ, अगर प्रेजेंट की बात होती कि वो मुझे धन्यवाद देता है रोजाना जो मैं करता हूँ उसके लिए, जो मैंने अब तक किया है, तब थैंक्स होता तो हम क्या लगा सकते थे? हैव लगा सकते थे, ठीक है। अब ये पैटर्न हुआ आपका किस स्टाइल का? फिलिंग द ब्लैंक, ठीक। अब इसी फिलिंग द ब्लैंक वाले को मैं किसका बना रहा हूँ? सेंटेंस
करेक्शन का बना रहा हूँ, है ना। सेंटेंस करेक्शन में क्या होगा, ये ऑलरेडी मौजूद होगा, है ना। ये आपका हटा, ये ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है सेंटेंस करेक्शन का। इसमें कुछ पार्ट अंडरलाइन कर दी मैंने, इस पार्ट पे मैंने अंडरलाइन कर दी, ठीक है। और यहाँ मैं एक ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। ये आपका अब आप क्लियर नजर आ रहा होगा, सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक, सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन इस तरीके से होता है जिसमें एक सेंटेंस उसी तरह लिखा होता है और एक पर्टिकुलर पार्ट पर अंडरलाइन हो सकती है, इटैलिक्स में हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, बोल्ड हो सकता है। एम्फेसिस इस पार्ट में है कि अगर सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है तो वो इसी पार्ट में है ना, और नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, मैं यहाँ 4 ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए। 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके। मस्ट डन, वही ऑप्शन लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। हैड डन, कैन डू। और अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन नहीं है, जो दिया गया सेंटेंस वो अपने आप में सही है, तो आपका हो जाएगा नो करेक्शन। ठीक है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब मैंने लिखा है ही थैंक मी फॉर व्हाट आई हैव डन। आपने अभी रूल पढ़ा है, अभी आपको पता है थीम जो चल रही है पास्ट में चल रही है, इसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है और वो एरर क्या है वो भी आपको पता है, तो आप बड़ी आसानी से उत्तर दे देंगे। हैव डन आपका गलत है, हैव डन की जगह क्या होना चाहिए आपका, हैड डन होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पैटर्न था वो कौन सा था, सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ मैं यही बात कर रहा हूँ, इन 3 पैटर्न और उससे ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपके कैसे फ्रेम होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके इसके हुए हैं। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आइडियली मैंने एक थीम मानी कि 50 का क्वेश्चन पेपर है, और कई एग्जाम में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के होते हैं। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन हमने जैसे माने, कई सारे जो लोकल एग्जाम्स होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स स्टाइल में भी होते हैं। पर मेरा ये कहना है आपसे कि चाहे आप एरर डिटेक्शन करें, सेंटेंस करेक्शन करें, फिलिंग द ब्लैंक करें, ग्रामेटिकल रूल आपके सेम रहेंगे ना, वही आपका रॉ मटेरियल है, उसको आपको ढंग से समझना है और उसको थोड़ा एप्लीकेशन के आधार पर पढ़ना है, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे। ठीक है, इसी को मैं ब्लैंक का भी बना सकता था, इसी को मैं एरर डिटेक्शन का भी बना सकता हूँ, इसी को मैं सेंटेंस कंप्लीशन का पैटर्न भी दे सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। चलो 2-4 टॉपिक की बात और करते हैं आज। मॉडल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे 5-6 क्लासेस में। हम टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस को भी ढंग से पढ़ेंगे। ये जस्ट एक रूल है, पर फिलहाल 2 रूल आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि लेस्ट के बाद क्या आता है, शुड। लेस्ट का मतलब है वरना, पढ़ाई करो वरना असफल हो जाओगे। ठीक है, और दूसरा, अगर थीम पास्ट की चल रही है, सेकंड फॉर्म चल रही है, इसका मतलब पास्ट ही है। थीम अगर पास्ट की चल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली जो आगे वाला हिस्सा होगा वो भी पास्ट में होगा, और हमें देखना है कि वहाँ पर भी जो हेल्पिंग वर्ब्स या जो नॉर्म्स चल रहे हैं वो पास्ट के चल रहे हैं। ठीक, चलो। एक्टिव पैसिव एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और एसएससी के हिसाब से देखें तो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट साबित होगा एक्टिव पैसिव के सारे क्वेश्चन सही कर लेना, है ना। एसएससी मेंस में से 10 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपके आ सकते हैं और वो आप सारे के सारे, मेरा मानना है, सही कर सकते हो, क्योंकि एक्टिव पैसिव एक लॉजिकल टॉपिक की तरह है। ठीक है, अब एक्टिव पैसिव में होता क्या है, एक्टिव शब्द का मतलब होता है सक्रिय, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक, बचपन से आप एक्टिव पैसिव पढ़ते आए होंगे और कई बार आपने, और आज तक कई बार बच्चे करते हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन दोनों टॉपिक्स में वो मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव का मतलब है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ये एक्टिव वॉइस है ना, और आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस। ठीक, अब मैं एक सिंपल सा एक्टिव से पैसिव बनाने को आपको देता हूँ, क्योंकि चाहे आप ऐसा क्वेश्चन करें, एसएससी एग्जाम की बात करूँ कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है जिसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, चाहे वैसा क्वेश्चन हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम में एरर डिटेक्शन स्टाइल में आ जाए या फिलर्स के रूप में आ जाए, ब्लैंक स्टाइल में आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको स्वयं अपने हाथ से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आना चाहिए। अगर आपको अपने हाथ से पैसिव वॉइस बनाना आता है ना, तो 200% सिक्योरिटी के साथ, श्योरिटी के साथ आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि सही आंसर भी आपको पता होता है। अगर 4 ऑप्शन में पैसिव वॉइस बना हुआ है तो आपको सही आंसर भी पता होता है, और ये भी पता होता है कि बाकी 3 या 4 ऑप्शन इतने गलत हैं, है ना, कि आपको ये भी पता होता है कि मैंने जो लिखा है वो 200% सही है। ठीक है, फिलहाल मैं बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप एक बार बनाना, सही बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ही नॉज मी, ये आपका एक एक्टिव का सेंटेंस है।
वह मुझे जानता है, ही नोज मी, ना। अब ये सब चीज़ें टेंस से रिलेटेड होती है। टेंस पढ़ोगे तो एक्टिव पैसिव क्लियर होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर होगा, आगे के टॉपिक थोड़ा सेपरेट टेंस है, बट ही नोज मी क्या बना सकते हैं? अब आता है तो ठीक है, नहीं तो गलत ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं। कई लोग इसको आई डैश डैश वाज लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, पर मैं आपको फिलहाल करेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, आई एम नॉन टू हिम। ठीक है, कई लोग पढ़े हुए होते हैं एक्टिव पैसिव पर वो यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो टू लगाने की बजाय क्या लगा देते हैं, बाय, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सेट होता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का मतलब है हम क्या करें, बाय लगा दें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उलट दें और हम बाय लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, ही नोज मी अगर एक क्वेश्चन आता है ना, और एसएससी में कई बार इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ए टू जेड सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 99.99% केसेस में जैसे बाय लगाया जाता है तो उनकी एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है कि बाय ही आता है पैसिव वॉइस में, और जो अदर प्रीपोजिशंस आते हैं उनके बारे में उनको थोड़ा ज्ञान कम होता है, या फिर झटपट में और पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ही बाय वाला आ जाता है, उसको देख के गलत लगा देते हैं। अब मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत कंपोजिट वे में पढ़ा रहा हूँ, एक बहुत डिफरेंट मैनर है मेरा टीचिंग का, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा नयापन भी है उसके अंदर, और थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड है। अगर आपके पास कंटेंट है ना तो आप सफल होंगे। ठीक है, अब आई एम नॉन टू हिम, इसका पैसिव वॉइस, अब एम क्यों लगाया, नॉन क्यों लगाया, ये हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से डील होती है, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल जिस रूल पे मैं एम्फेसिस कराना चाहता हूँ कि नॉन के बाद क्या फॉलो होता है, टू होता है, ये अपने आप में प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन हो गया आपके, है ना। इसको मैं यहाँ पर ब्लैंक दे देता तो भी एक क्वेश्चन हो जाता, है ना। पैसिव वॉइस कन्वर्जन का भी अगर 4 ऑप्शन दे देता, 3 गलत और 1 सही, है ना, या 4 गलत और 1 सही, वो भी क्वेश्चन हो जाता। और लंबा चौड़ा सेंटेंस देके मैं इसको एरर का भी सेंटेंस बना सकता था। अगर मैं नॉन के बाद बाय लगा देता, है ना, ठीक है, तो मेरा ये वाला पार्ट क्या हो जाता, एरर हो जाता। तो कुल मिला के एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, कच्चा मटेरियल एक ही है, वही आटा है। पूड़ी बनाओ, दाल बाटी बनाओ, हलवा बनाओ, और भी नई नई डिशेस बनाओ, है ना। पिछले 2-3 महीने के दौरान लोगों ने काफ़ी डिशेस बनाई, ठीक है, मैंने भी खूब खाई। ठीक, तो कंटेंट आपका क्लियर है, मॉडल्स आपका क्लियर होना चाहिए, टेंस क्लियर होना चाहिए, एक्टिव पैसिव क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी मैं क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए। अच्छा, ये बिल्कुल टेंशन मत देना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ही नोज मी का पैसिव वॉइस ही होता है, तो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे इसको, है ना। हम आगे क्लासेस में हर एक टॉपिक को 5-6 दिन लेंगे, उनसे रिलेटेड क्या प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे, अब तक एग्जाम में क्या आया, है ना, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में क्या क्या चेंजेस हुए, है ना। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, है ना, ठीक है, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया आप भी सफल होंगे, मैं भी सफल होऊंगा। ठीक है, अगला 2-3 टॉपिक और करके हम उसको आज की क्लास को खत्म करेंगे। मेरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उससे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ, कई बार कुछ लोग पहले से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे बोल के थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको वही कह रहा हूँ, है ना। पर मैं जो पहली बार आए हैं, बिगनर है बिल्कुल, है ना, उनके लिए भी ध्यान में रखते बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में नहीं लिखा हुआ देगा, कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं देखा कि भाई एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। हमें प्रायर नॉलेज होना चाहिए उस सेंटेंस में, हमें ये सारे रूल एक साथ एप्लीकेबल हो सकते हैं उस सेंटेंस में, तो हमें सारे एक साथ ध्यान रखते हैं। बट फिलहाल हम चूंकि वेरी बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, तो हम ये ध्यान रखना चाह रहे हैं कि जो टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से उसका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो मैं आपको पहले एक सेंटेंस देता हूँ, ही सेड टू मी what is this, ठीक है, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो थोड़े थोड़े रूल बचपन के सबको याद होते हैं, टुडे का दैट डे कहीं ना कहीं याद आएगा, टुमारो का द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर। बचपन में भी हमने अच्छी इंग्लिश पढ़ी होती है, और मैं बहुत पॉजिटिव अध्यापक हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको जो बचपन में जिन अध्यापकों ने पढ़ाया उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, उसी की वजह से आप यहाँ इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और बाहर के और इधर उधर सब जो अध्यापक पढ़ाते हैं अपने लेवल पे बेस्ट करते हैं, मैं भी अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ही सेड टू मी, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, ही टोल्ड वगैरह नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ही आस्क्ड आएगा, है ना, ठीक है, ही आस्क्ड मी। अच्छा, बचपन में कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, मैंने भी की होगी, कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को तो हटा दें
और बीच में दैट लगाते हैं और मैडम के पास पहुंच जाएं कि मुझे मार्क्स चाहिए, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप यकीन से कहिए मुझे सफलता चाहिए, ठीक है, सफलता मिलेगी। हम आगे आते हैं, ही आस्क्ड मी, हमें दैट नहीं लगाना है, दैट लगाओगे फिर गलत हो जाएगा। व्हाट, अब कई लोग क्या करते हैं, जिनको आता है, नहीं आता वो तो ठीक है, बात ही खत्म, जिनको आता है वो व्हाट वाज दैट कर देते हैं या व्हाट वाज दिस, ऐसे 4-5 टाइप की एरर कर सकते हैं, बट जो करेक्ट होगा वो होगा ही आस्क्ड मी व्हाट दैट वाज, ठीक है। अब ये करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, वहां क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है। अब ये आपने लिखा ही आस्क्ड मी व्हाट दैट वाज, अब इसी से मैं 4-5 एरर के क्वेश्चन बना सकता हूं। अगर एरर के क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना तो ठीक है, लिखने का काम हुआ तो ये हो गया, और ऑप्शन में भी वो चीज हो जाएगी। अगर यहाँ मैं आस्क की जगह टोल्ड लिख देता एरर था, क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं ना, जो आप गलतियां करते हो वो सब एरर के क्वेश्चन है, तो जो ज्यादा गलतियां करता है वो मेरी क्लास में पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि उसको ये पता चल रहा है कि एरर का क्वेश्चन एग्जामिनर किस माइंडसेट, किस साइकोलॉजी के साथ बनाएगा। अगर यहाँ सेड टू होता, वो भी अपने आप में एरर होता, ठीक है। अब जो बचपन की प्रैक्टिस, इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया, कई लोग यहाँ पर दैट लगा देते हैं, वो भी हमारा क्या होता, एरर होता, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी एरर जो ज़्यादातर लोग इसमें करते, वो ये करते व्हाट वाज दैट, उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके का होना चाहिए, पर ये एरर है, व्हाट वाज दैट नहीं होगा। इसी से मैं लंबा चौड़ा भी बना सकता था कि ही आस्क्ड मी व्हाट यू वर डूइंग की जगह व्हाट वर यू डूइंग, तो वो एरर होता। तो फिलहाल जो पहली बार पढ़ रहे हैं या अभी जिनको एक एक रूल कम से कम सेट करना है, वो ये सेट करें कि अगर इस तरीके से इंट्रोगेटिव हो तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, WH के बाद अगर इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आ जाती है व्हाट, वेयर वगैरह के बाद, तो वो अपने आप में एरर है। तो 3-4 रूल सेट हुए, 2-3 रूल हम और लास्ट सेट करते हैं, एक बार रिकॉल कर देते हैं। लेस्ट के बाद शुड आता है, हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी भर ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आए हैं, पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, बार बार पढ़ाता हूँ, बार बार क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट मिलता है कहता है कि वो वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, बार बार कहाँ। लेस्ट के बाद शुड आएगा, पास्ट की थीम चल रही है तो थोड़ा नोटिस कीजिए कि अगर जिस टेंस में थीम चल रही है उसी में आगे की बात होगी ना। थैंक डू वाला एग्जांपल याद कीजिए, एक्टिव पैसिव नॉन वाला केस ध्यान रखिए, एक एक केस सबका ध्यान रखिए। आज की क्लास से भी हो सकता है 5-7 क्वेश्चन आपके निकल ही आए। नॉन के बाद टू आना है, पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंस से सीखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब तक इंट्रोगेटिव होता है सेट टू वगैरह नहीं आता है, आस्ट वगैरह आता है ना, ठीक है, इंक्वायर्ड भी आ सकता है वगैरह, इसलिए बोल रहा हूँ। और दैट इस तरीके से नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, दिस को दैट में कन्वर्ट करना बचपन से आप सीखता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा 5-10 मिनट और संयम बनाए रखें, हम 1-2 टॉपिक और ले लेते हैं, मतलब हमारा एक चीज़ कवर हो जाए कि हम कैसे करेंगे ना। हम डिटरमिनेंट लेते हैं, कंडीशनल, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन और सम इम्पोर्टेंट रूल्स के एक एक एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल और लेते हैं, और इडियम वोकैबुलरी क्लास हम अलग से एक क्लास में पूरी लेंगे, है ना। और फिर हम टॉपिक टू टॉपिक, पैटर्न टू पैटर्न पढ़ना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, डिटरमिनर। सबसे पहले तो डिटरमिनर क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे टॉपिक ही भूल जाते हैं कि डिटरमिनेंट टॉपिक कब पढ़ा था, कौन सा होता है, बट उन्हें जब मैं ये शब्द लिख देता हूं, आर्टिकल्स या आर्टिकल, तो उन्हें याद आ जाता है, हाँ डिटरमिनर ये तो हमने पढ़ा है, कौन सा, ए एन द, ठीक है। तो जब डिटरमिनर्स की बात आए तो 90% हमको यही पढ़ना है आर्टिकल, पर आर्टिकल शब्द जब हम बात करते हैं तो हम एन द तक सीमित हो जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। बट जब हम बात करते हैं डिटरमिनर शब्द की, है ना, तो हम थोड़े विस्तार में चले जाते हैं, हमारी जो क्षमता होती है थोड़ी आगे चली जाती है, और हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, है ना, मैनी, सम और कुछ और कंसेप्ट को उसमें ऐड कर देते हैं, जो 10% काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ना, तो हमारा टॉपिक बन जाता है डिटरमिनर्स, ठीक है। हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू के कंसेप्ट को भी हम ढंग से क्लियर करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा कंसेप्ट ले लें, है ना, अगर MLA लिखा जाए, है ना, वो छोटा कंसेप्ट ले रहा हूँ, MLA, है ना, ठीक है, शॉर्ट कोट आप लिखा देना, यहाँ एब्रीवेशन है MLA, है ना। अब मैं यहाँ N लगाऊँ कि N लगाऊँ, बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लंबे चौड़े सेंटेंस में भी अगर एरर होगी तो बहुत माइन्यूट सी होगी कि एस लगाना था, नहीं लगाना था, ठीक है, सिंगुलर था, प्लूरल था, चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, पीपल्स कहाँ लगाना था, पीपल कहाँ लगाना था, ठीक है। तो माइन्यूट से छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं जो कई बार आपने 7th 8th 9th क्लास में सीखे होते हैं, जो डीमेमोराइज अब तक हो चुके होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर
भी कई लोग ए लगा देते हैं, है ना, बट करेक्ट आंसर है NMLA, क्योंकि सारा खेल किसका है, साउंड का है ना। और जब क्लास में पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि स्वर के साथ क्या आता है, व्यंजन के साथ क्या आता है, कहाँ द आता है, कहाँ कोई आर्टिकल नहीं आता है ना। ये एब्रीविएशन है MLA, ही इज एन MLA। ठीक, ये वापस एरर का क्वेश्चन बन सकता था, ए लगा देता, द लगा देता, एरर का क्वेश्चन बन जाता, सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन बन सकता था, और फिलिंग द ब्लैंक्स का तो मैंने बना ही दिया। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं वो कंपटीशन इंग्लिश के हिसाब से हैं, बट अगर आप डेस्क्रिप्टिव में भी जा रहे हैं, स्पोकन में भी जा रहे हैं, तो ये टॉपिक्स तो कम से कम आपको ये सारे ही कवर करने पड़ेंगे। पैटर्न थोड़े अलग अलग हो जाएंगे स्पोकन में, वो दूसरी प्रैक्टिस और आपको करनी पड़ेगी, बट ये तो जान है, इंग्लिश की आत्मा है ये सारे टॉपिक्स तो। ठीक, चलो कंडीशनल का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंडीशनल से भी लोगों को याद नहीं आता है, बट अगर मैं थोड़ा एक आसान शब्द लिख दूं, जो बचपन में टॉपिक पढ़ा होता है बच्चों ने, इफ क्लॉज। ठीक है, बचपन में पढ़ा होता है, क्लास 10 9 में पढ़ा होता है, हमने भी तभी पढ़ा था। इफ क्लॉज से याद आ जाता है कि भाई कंडीशनल क्या होता है, कंडीशन का मतलब शर्त, है ना। अब जब मैंने आपको बोला कि डिटरमिनर पढ़ेंगे तो 90% उसमें आर्टिकल है, उसी तरह जब हम कंडीशनल पढ़ेंगे तो एक तरीके से 90% उसमें इफ क्लॉज ही पढ़ना है ना। 10% और एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं, लेस्ट भी जो ऊपर मैंने पढ़ा एक तरीका कंडीशनल था, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, और आप जानते हैं अनलेस और अनटिल का कंसेप्ट कितना वैल्यूएबल होता है, बार बार एग्जाम में आता है, बार बार गलत भी होता है, बार बार हम नहीं सीख पाते और सीख के भी गलतियां कर देते हैं। तो इस बार उस गलती को नहीं करते हुए एग्जाम में सही करते हुए टॉप पे पहुंचना है आप सबको। ठीक, इफ क्लॉज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। इफ क्लॉज का इफ के 3 पैटर्न होते हैं, एक पूरी क्लास इसकी प्रैक्टिस में लेंगे और एक इसकी थ्योरी में लेंगे बाद में जाकर, बट फिलहाल इफ क्लॉज के सेकंड पैटर्न की बात कर रहा हूँ। 3 पैटर्न होते हैं इफ क्लॉज के, रियल पैटर्न हो सकता है, इमेजनरी और तीसरा इम्पॉसिबल। मैं सेकंड पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइए कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, है ना। ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। इफ ही वाज अ डॉक्टर ही वुड ट्रीट पेशेंट्स। मरीज वाला पेशेंट है ना, थोड़ी देर 4-5 मिनट में पेशेंस बनाए रखे, ताकि जिंदगी में जो इंग्लिश पढ़नी है और अगर मुझसे पढ़नी है तो सारा जो हम आगे करेंगे, है ना, ये वाली क्लास आपके लिए बहुत माइलस्टोन साबित होने वाली है। ठीक है, इफ ही वाज अ डॉक्टर ही वुड ट्रीट पेशेंट्स, है ना। इसको मैं पाठ कर देता हूँ, वापस वही खेल, A B C D E पार्ट भी लिख देता हूँ, नो एरर। देखो कंपटीशन इंग्लिश की बात करें तो एरर डिटेक्शन का ध्यान रखना, बार बार एरर डिटेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, एरर निकालना। ठीक है, और हम लोग ह्यूमन लाइफ में किसी भी व्यक्ति की 50 एरर्स निकाल देते हैं, बट जो एरर निकालनी होती है वो नहीं निकाल पाते, और यहाँ साइकोलॉजी यहाँ चलती है। हम इस सेंटेंस में 50 एरर निकाल देते हैं, बट जो वाकई एरर होती है उसको नहीं पकड़ पाते और कुछ अलग आंसर दे देते हैं, और जब कभी नो एरर भी आंसर होता है तब हम एरर निकाल देते हैं, है ना, जिसमें एरर होती है उसमें हम नो एरर आंसर दे देते हैं। ठीक है, फिलहाल इफ के 3 पैटर्न जब हम पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा अजीब अजीब से रूल ज़्यादा आते हैं, जैसे कि लेस्ट के बाद शुड आना, नोज के बाद टू आना, नॉन के बाद, है ना, नॉन के बाद टू आना। अब यहाँ पर जो मेरा रूल है वो सेकंड पैटर्न जो मैं कह रहा हूँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इफ का सेकंड पैटर्न जो इमेजिनेशन के ऊपर होता है ना, 99.99% केसेस में आपने देखा होगा ही के बाद वाज आता है, बचपन से रटते हैं ना, इज आर एम वाज वर, ही के बाद वाज ही पढ़ा है, पर यहाँ वाज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि केस इमेजिनेशन का है। इफ आई वाज अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पेशेंट, गलत। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पेशेंट्स। ठीक है, तो क्यों आएगा, कैसे आएगा, उसका खुलासा आगे जब क्लास आएगी तब करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए, जब हम कल्पना करते हैं, यदि मैं डॉक्टर होता, मैं इंजीनियर होता ना, और कई बार आपके दिमाग में हो सकता है कि मैं इंग्लिश टीचर होता, है ना, ठीक है, आपके दिमाग में कल्पना हो सकती है मैं इंग्लिश टीचर होता, सर आपको हटा देता, मैं आपसे अच्छा पढ़ाता। ठीक है, स्वागत है आपका। तो अगर आप टीचर होते तो बहुत सफल होते, ये मेरी दुआ आपके साथ है। तो इफ यू वर अ डॉक्टर, है ना, वाज नहीं आएगा, वर आएगा, क्यों आएगा वो हम देखेंगे, पर फिलहाल ध्यान रखिए इमेजिनरी केसेस में इफ आने के बाद सब्जेक्ट आने पर वाज के स्थान पर क्या आता है, वर आता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, लैंग्वेज का बेसिक टॉपिक, यहाँ हम इसको बिल्कुल शुरू में नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस के आधार पर जो टॉपिक होते हैं उनको पहले पढ़ते हैं, बट लैंग्वेज बिना पार्ट ऑफ स्पीच के अधूरी है ना।
हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच मान सकते हैं ऐसा इसलिए बोला, कई लोग देशों में, भारत में नहीं, 9 पार्ट ऑफ स्पीच भी मान लेते हैं, वो डिटरमिनेंट को भी पार्ट ऑफ स्पीच मान लेते हैं, तो अच्छी बात है ना, मान लेते हैं तो भी हमको वो पढ़ना है, और नहीं मानोगे तो अलग से मान के पढ़ना है ना। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारे टॉपिक है ना। ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, लैंग्वेज में अगर कोई क्वेश्चन इन टॉपिक्स से नहीं है तो फिर वो लास्ट में पार्ट ऑफ स्पीच से ही होगा, नोटिस करिए, है ना। और प्रीपोजिशन मैंने अलग से लिखा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वेटेज लेके पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती हम प्रीपोजिशन में करते हैं। फियर, फोबिया जो स्पोकन में होता है सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन का ही होता है, ठीक है। और प्रीपोजिशन को बहुत सुधारना है, पर पहले पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये 4 मेन हो सकते हैं, क्योंकि वर्ब तो हम हर जगह पढ़ ही रहे हैं, टेंस में भी पढ़ रहे हैं, मॉडल वगैरह में सब जगह पढ़ रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन वगैरह भी हम नीचे पढ़ेंगे, और इंटरजेक्शन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो मैं फिलहाल एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ प्रोनाउन का, सिंपल सा, ऑप्शन स्टाइल में, नीदर राजू नॉर राधा forgot to take book, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देता हूँ, his, her, their और none, ठीक है। नीदर राधा नोर राजू, पर मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मैंने लिखा है नीदर राजू नोर राधा। अब हिज लगाएं, हर लगाएं, देयर लगाएं, इसमें लगभग एक क्लास में 33% लोग ये आंसर देते हैं, 33% ये, 33% ये, 1% बच जाता है, ये भी दे देते हैं ना। अब सही क्या है, प्रोनाउन जब पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी बार बार आएगा, नीदर, नॉर, आइदर, और ये जो होते हैं एक्सप्रेशंस, इनके साथ जो प्रोनाउंस होते हैं या वर्ब होते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक होते हैं, सेकंड। तो फिलहाल सिंपल सा ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर है हर, करेक्ट आंसर है आपका हर, क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रोनाउन लगाना है वो राधा, नियरेस्ट का मतलब यहाँ हमारे नियरेस्ट कौन है, राधा, ठीक है। तो राधा के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हर लगाना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ना तो हिज लगाना है ना देयर लगाना है, करेक्ट आंसर होगा हमारा हर। यही क्वेश्चन में एरर का लगा देता, हिज लगा के देयर लगा के वो बन सकता था, सेंटेंस करेक्शन का बन सकता था। इसके लिए डिटेल स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एसएससी की पर्टिकुलर बात करें तो देखो, बैंक एग्जाम में आप पूरी ग्रामर पढ़ो, पूरी वोकेबलरी पढ़ो, प्लस कंप्रीहेंशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। और जितना आप पढ़ोगे उसके नतीजे स्लो आएंगे, है ना। बट एसएससी में अगर आप 2 यूनिट स्टडी कर रहे हो और 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप 4 यूनिट स्टडी करोगे, 100 क्वेश्चन सही होंगे, 6 यूनिट में 150 क्वेश्चन, 8 यूनिट में, ठीक। तो जितना पढ़ते जाओगे एसएससी में, जितने ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल क्लियर करता है तो अपने आप उतने क्वेश्चन ज़्यादा सही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसी रेशो में, उसी अनुपात में आपके सही होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोनाउन का क्वेश्चन था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब मेनली पढ़ेंगे हम जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। वर्ब हम सब जगह पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन हमारा अगला ले ही रहे हैं, इंटरजेक्शन में ज़्यादा कुछ होता नहीं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ लेंगे, और कंजक्शन वाले मेरे लास्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलो 2-4 मिनट और आपके कीमती समय में से लेना चाहूँगा, ये लीजिए, ठीक है। प्रीपोजिशन सबसे डिफरेंट टॉपिक, और इंग्लिश वाले भी गलत करते हैं, इंग्लिश के ऑथर भी कई बार किताबें लेके बैठते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, है ना। मैं वो सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ फिलहाल। एन, एन ह्यूमन कैपिटल में लिखा है, व्यक्ति का नाम है एन, ठीक है। कैपिटल को भी नोटिस करो, कई बार अखबार में बच्चे पढ़ते हैं और कैपिटल लेटर में होता है, वो ये नहीं समझ पाते नाम है और उसको वोकेबलरी समझ के पूछते हैं सर इसका मीनिंग क्या है ना, ठीक है। तो नोटिस करो कि कैपिटल में लिखा है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अब यहाँ पर क्या लगाएं, एट लगाएं, इनटू लगाएं, आफ्टर लगाएं, ठीक है, या कुछ और या नन ले सकते हैं, ठीक है। बचपन में जो हम प्रीपोजिशन पढ़ते थे
उसमें ज़्यादा ये था किस शब्द के पहले क्या लगाना है। संडे मंडे तो ऑन लगा दिया, मंथ तो इन लगा दिया, या जगह के साथ क्या लगाएं, है ना, छोटा शहर के साथ क्या लगाएं, बड़ा शहर के साथ क्या लगाएं, वो भी हम सीखेंगे। बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है बड़े लेवल पे किस शब्द के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। अगर ये चीज़ सीख ली तो कंपटीशन एग्जाम के प्रीपोजिशन आप बड़े आराम से कर पाओगे, है ना। और जब प्रीपोजिशन पढ़ोगे तब मैं उस कंसेप्ट को फ्रेजल वर्ब के साथ भी जोड़ूंगा, और जो जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी कंसेप्ट क्या है, यही है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब देखो, अगर अलग अलग शब्द आप लगाते हो इस क्वेश्चन में तो अलग अलग मीनिंग होते हैं, है ना। लुक इनटू तो छानबीन करने के लिए आता है, लुक आफ्टर आपने पढ़ा है फ्रेजल में देखभाल करने के लिए आता है ना। आपको लगाना पड़ेगा लुक एट। लुक एट का मतलब किसी तरफ देखना या नजर घुमा कर देखना, है ना, लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो लुक के बाद क्या आएगा आपका, एट आएगा। क्लियर, नन का सवाल ही नहीं, जब करेक्ट आंसर मिल गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लुक एट। और यहाँ में गलत प्रीपोजिशन लगा देता तो वो पार्ट क्या हो जाता, एरर हो जाता, ठीक है। अब प्रीपोजिशन आर्टिकल तो हर सेंटेंस में आ जाता है ना। और अगर हमको ये छोटे छोटे रूल क्लियर नहीं तो जो एरर नहीं है उसको हम पकड़ लेंगे, और जो एरर है उसको हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एट। पूरे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, और ज़्यादा क्लासेस लूंगा, 5-7 क्लासेस पूरी प्रीपोजिशन को पढ़ लूंगा, और उसमें ज़्यादा एम्फेसिस ये होगा किस शब्द के बाद, किस वर्ब के बाद, किस नाउन के बाद, किस एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो होता है। अगर ये चीज़ दिमाग में सेट हो गई तो अब तक कुछ इंटेलिजेंट लोगों के जो 4-5-7 क्वेश्चन गलत होते थे वो भी गलत होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब एक लास्ट कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट तरीका है मेरा, 1-2 क्लासेस के बाद तो आपके बिल्कुल सेट हो जाएगा। सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स में काफ़ी सारे रूल्स हो सकते हैं। अब जो ग्रामर बची वो सारे टॉपिक बच गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बच गया, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बच गया, सेंटेंसेस के टाइप बच गए ना, जीरंड का कंसेप्ट, 50 कंसेप्ट हो सकते हैं ना। तो जो बचा कंजक्शन हो सकता है वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, सम अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, है ना। हमारे से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 and 2 मैक्स 4 लगाएं कि मैक्स 4 लगाएं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ना, ठीक है। टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन लगाएं सर कि टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन लगाएं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही लेता हूँ, एक डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। हमारा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, द मदर as well as her daughters going there, ठीक है, was या वर। सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स में मैं एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट समझौता। अब देखो, जो बेसिक हमारे दिमाग में होता है और जो सही होता है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो दोनों चीज़ें बहुत अलग होती है। ज़्यादातर के दिमाग में जो होता है और जो सही आंसर होता है बहुत अलग होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डॉटर्स है बहुवचन है, मैं बहुवचन के हिसाब से वर लगा दूं, और कुछ को लगता है यार डॉटर्स और मदर, है ना, इतने लोग हो गए तब तो बहुवचन लगाओ, इतने हो गए ना। बट नहीं, हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। फिलहाल एक एक्सप्रेशन एज वेल एज, है ना, इसके साथ जो आपको उधर हमने पढ़ा था ना, आइदर और नाइदर नोर में हम नियरेस्ट सब्जेक्ट या सेकंड के मुताबिक लगा रहे थे। एज वेल एज में हमेशा जो वर्ब लगाना है वो किसके मुताबिक लगाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है द मदर, और द मदर सिंगुलर है, हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। अगर यहाँ में वर्ब लगा देता एरर हो जाता, वर्ब को मैं वापस वही सेंटेंस करेक्शन के रेफरेंस में दे सकता था और फिलिंग द ब्लैंक्स के रेफरेंस में दे सकता था, या आप अपने स्पोकन में भी यूज़ करते हैं तो वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। क्लियर, लास्ट के 1-1.5 मिनट लेता हूँ, अब रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, सफल होना है, और इंग्लिश की बात करें, ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपका पैटर्न है। दोनों की समांतर स्टडी होनी चाहिए। टॉपिक पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका हमें पूर्ण ज्ञान हो, ठीक है। सिर्फ पैटर्न के क्वेश्चन सोल्व करने से, 1000 रूल्स याद रखने से काम नहीं चलेगा। एक एक टॉपिक क्लियर करके उस पैटर्न के ऊपर काम करोगे तो आप सही कर पाओगे ना, ठीक है, और तभी सफलता मिलेगी। टॉपिक्स आपके यही सारे हैं, इन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है बार बार। पैटर्न का हमने यहाँ तक जिक्र किया। ये जो सारे बचे हुए हैं, जो यहाँ पर बच रहे हैं हमारे पास, ये प्लस ये, इसके ऊपर अलग से क्लास लेंगे, वो ट्रिक वगैरह वोकैबुलरी की।
हमारी पूरी टीम है जो आपको आगे से आगे गाइड करेगी। तो ये जो आज ग्रामर वाली चीज़ें बताई है ना, इनको पैरेलल स्टडी करना है, मॉडल्स को ढंग से पढ़ना है, टेंस को पढ़ना है, एक्टिव पैसिव को पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ना है, डेटरमिन्स को पढ़ना है। इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम कंडीशनल, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स। पैरेलल जब हम पढ़ाएंगे तभी एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और फिलिंग द ब्लैंक है ना के ऊपर हमारा एम्फेसिस होगा कि ये वाले टॉपिक्स इन पैटर्न में उतर कर कैसे होंगे। साथ ही जानकारी भी बताते जाएंगे कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें इस तरीके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम पीरियड में आपको उसको करना है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, लैंग्वेज में क्या ट्रेंड चेंजेस हो रहे हैं, और अपनी लाइफ की स्किल्स को है ना, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास में पढ़ी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW चारों स्किल्स को साथ में कैसे मजबूत करें। पैरेलल जो आप न्यूज़ सुनते हो, अखबार पढ़ते हो और भी किसी माध्यम से आप पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए कैसे फ्रूटफुल हो, कैसे प्रोलिफिक हो, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। क्योंकि सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। सफलता 1% प्रेरणा, 99% पसीना। 1% जो हम आपको दे सकते हैं, 99% जो आप अचीव कर सकते हैं और अपने जीवन को 100% सफल बना सकते हैं। पुनीत जैन, एक बार फिर आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना। स्वागत मैंने आपका पहले किया था, धन्यवाद देता हूं। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच इंडीड। फिर मिलेंगे।